दिलीप कुमार साहब, कैसे लगाऊं आपके नाम के आगे मरहूम, और कैसे बताऊं आपके बारे में क्या 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 छोड़ूं और क्या पकड़ूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिरा ही नहीं मिल रहा। बस आप अपने आप में एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया थे जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। क्या कहूं ऐसे पुरजोर इंसान के बारे में जिसने अर्श को छूकर भी कभी फर्श का दामन नहीं छोड़ा। क्या कहूं ऐसे शख्स के बारे में जिसने इतनी मकबूलियत को पाकर भी, इतनी बुलंदियों को छूकर भी निहायत इनकिसारी और खुलूस के साथ जीती जागती मिसाल पैदा करी। ऐसे शख्स थे आप दिलीप साहब, ऐसे शख्स थे आप। मेरा ही नहीं बल्कि 70 के शुरुआत के उस दौर का मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी का आपसे एक गायबाना तारुफ हो चुका था। ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं रहा होगा जिसने आपकी कोई फिल्म ना देखी हो और उसको सराहा ना हो। मैं भी उन्हीं खुशनसीबों में से एक था। जो लोग उस दौर से वाकिफ हैं, ये लोग जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरी इस बात पे पूरी तरह इत्तेफाक करेंगे, इस बात पे बल्कि वो ईमान लाएंगे कि ये वो दौर था जब जेब के अंदर चंद रेजगारी के सिक्के जो खनखनाहट पैदा करते थे वो आज 2000 के नोट की गड्डी खनखनाहट नहीं पैदा कर सकती। और क्या कहने होते अगर ये छोटे 5 के सिक्के, 10 के सिक्के तब्दील होकर 54 और 58 की खनखनाहट करने लगते। उफ उफ उफ। बस जो 54 और 58 खनखनाहट हुई, हमारी कुलबुलाहट हुई, हमने अखबार के उस सफ़े को बदला, उस सफ़े को पलटा जहाँ उस ज़माने में इश्तहार होते थे अदाकारों की तस्वीरों के साथ। जहाँ दिलीप कुमार साहब की तस्वीर मिल गई, यहाँ यूसुफ साहब की तस्वीर दिख गई, बस हम उस ऑडिटोरियम की तरफ हमारा रुख हो जाता था। अब वो रुख हो गया और हमने फिल्मी देखनी लाजमी है। और कितनी भी डांट डपट हो, चोरी चकारी करनी पड़े, सब जायज़ नाजायज़ सब चीज़ें जायज़ थीं बशर्ते कि फिल्म दिलीप साहब की हो। पर यह मोहब्बत का सिलसिला परजोश परस्तारी में बदला, पेडेस्टल फैन में तब्दील हुआ जब दिल्ली के मोती सिनेमा में फिल्म लगी आपकी देवदास। और मैं उस वक्त शायद 8वीं या 9वीं जमात का तालिब इल्म था। फिल्म लगी देवदास। टिकट ₹1.65, चांदनी चौक में मोती हॉल। ₹1.65 का टिकट लिया, 12 से 3 गए। फिल्म बहुत अच्छी लगी, 3 से 6 देखा। फिल्म और अच्छी लगी, 6 से 9 देखी। फिल्म और अच्छी लगी, 9 से 12 देखी। और यकीन मानिए 9 से 12 का जब टिकट मैंने उस टॉर्चमैन को दिखाया तो एक बार उसने टिकट को देखा, फिर मेरे चेहरे पर टॉर्च मारी, फिर टिकट को देखा, ये यकीन करने के लिए कि ये कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा आज का लौंडा, ये एक ही टिकट से 4 बार शो देख रहा है। बहरहाल उस फिल्म ने एक ऐसी छाप छोड़ी, एक ऐसी नींव बनाई कि कितने ही फिल्मी हीरो आए, कितने ही अदाकार आए, कितनी ही फिल्में देखी गईं, लेकिन जो दिलीप साहब का रुतबा था वो कोई ना छीन पाया, आज तक नहीं छीन पाया। और मैं समझता हूँ कि अब 62-63 साल की उम्र में आगे कोई चांस भी नहीं है किसी का उस कैफियत की अदाकारी करने का। वो अदाकारी जहां कुछ नहीं बोलना, एक खला में चला जाना और सामने वाले ऑडियंस को, सामने वाले अदाकार के पसीने निकल जाने। अब क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं दिलीप साहब आंखों से, क्या कह रहे हैं यूसुफ साहब? ये वो दौर था और आपने पूरी तरह रूह के अंदर, मेरी रूह के अंदर आप जुज़्व हो गए।
मेरी रूह के अंदर आप जज्ब हो गए। आज भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं उस फिल्म के कई चंद सीन्स याद करता हूँ या कभी इत्तेफाकन फिर देखता हूँ। फिल्में तो आपकी इसके बाद भी हम देखते ही रहे, मोहब्बत आपसे बढ़ती रही, लेकिन एक ख्वाहिश भी साथ साथ जागी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे आकर आपसे मिला जाए। और ये मौका मिला एक अरसे बाद, बॉम्बे के दौरान एक दौर में इंडियन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस हुआ करती थी, आज भी होगी शायद। उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे जीपी सिप्पी साहब, शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब के वालिद। और उसी से जुड़े थे एक साउथ इंडियन तमिल एडिटर जो इंग्लिश के मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत इंग्लिश बोलने और इंग्लिश लिखने के माहिर थे, टीएम रामचंद्रन साहब। मैं किसी तरह इनसे किसी वजूहात के तहत इनसे जुड़ा और रामचंद्रन साहब ने मुझसे कहा कि हम एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मना रहे हैं हिंदुस्तानी फिल्मों का। इस सिलसिले में हमको हर साल की 2 जो नायाब फिल्में हैं उनके हमें रील्स सेलेक्ट करने हैं, रील्स लेने हैं। और उसको उस टाइम एक पिक्चर हॉल हुआ करता था जो अब शायद मेरे ख्याल में नहीं है, जो चर्च गेट पे पास हुआ करता था, आकाशवाणी करके। उस आकाशवाणी में उन फिल्म को रिले किया जाएगा, उस फिल्म को, उन फिल्मों को दिखाया जाएगा। साथ साथ इसके कुछ शोज़ मेरे ख्याल में ओपेरा हाउस करके, ओपेरा हाउस में चन्नी रोड पे एक और हॉल है, वहाँ भी इसको दिखाया गया। ये वो दौर था, ये फिल्में दिखाई गई। तो इस दौरान 1-2 बार, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, देविका रानी जी आई और दिलीप साहब तो थे ही थे, बड़े बड़े सारे जितने भी उस ज़माने के फिल्म एक्टर्स और एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते थे, वो सभी लोग मौजूद थे। तो उस दौरान आपसे 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ दिलीप साहब से, लेकिन जो भी मुलाकात रही वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तफसीली नहीं थी। कुछ दौर के बाद, कुछ अरसे बाद फिर रिलीज़ हुई शक्ति, और फिर एक बार रामचंद्र साहब ने मुझसे कहा कि इसकी हम फिल्म इंडियन एकेडमी के मोशन पिक्चर के लिए कलेक्शन करने के लिए इस फिल्म का हम एक प्रीमियर शो करेंगे, जिसमें दिलीप साहब और अमिताभ जी के साथ साथ और भी लोग आएंगे। और इसको किया गया मिनर्वा सिनेमा में। मैं समझता हूँ अब शायद ये पिक्चर हॉल नहीं है, ये बॉम्बे सेंट्रल और ग्रैंड रोड के बीच में हुआ करता था। 2 बड़े मकबूल पिक्चर हॉल थे, एक मिनर्वा सिनेमा बॉम्बे में और उसके बिल्कुल सामने अप्सरा। तो मिनर्वा सिनेमा में ये मिनर्वा सिनेमा FC मेहरा साहब का हुआ करता था, ईगल फिल्म्स के मालिक। तो ये फिल्म का ये प्रीमियर होना था, वो मिनर्वा सिनेमा में होना था। उस सिलसिले में मुझसे कहा गया कि मैं ये टिकट, इस फिल्म के इनवाइटीज़ टिकट जो हैं, स्पेशल VIP टिकट्स, वो लेके अमिताभ जी के यहाँ और दिलीप साहब के यहाँ दूँ। तो मैं दिलीप साहब के यहाँ गया। यहाँ पहली बार मेरी मुलाकात सायरा बानो जी से भी हुई, और मुझे अभी तक याद है कि सायरा बानो जी पीली साड़ी पहनी थी, बसंती, ईद का दिन था, और वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उस वक्त वो हसीन और जमील लग रही थी। बहरहाल मैंने जब उनको इनविटेशन दिया, जो एड्रेस था दिलीप साहब के नाम पे, एड्रेस किया गया था दिलीप साहब के नाम पे, तो सायरा जी ने मुझसे कहा कि वो सामने खड़े हैं, आप उनको क्यों नहीं देते। तो उनके बगल में, मेरे ख्याल में उन दोनों मज़दूर की शायद शूटिंग चल रही थी, तो BR चोपड़ा साहब भी मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। बहरहाल मैंने दिलीप साहब को अप्रोच किया और मैंने उनको वो कार्ड दिया इनविटेशन का, जो मोशन पिक्चर, इंडियन एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस की तरफ से उनको दिया गया था। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे मेरा नाम पूछा, और उसके बाद कहा उन्होंने कि तुम्हारा ताल्लुक़
क्या बॉम्बे से है? मैंने कहा जी नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल बॉम्बे हूँ। तो उन्होंने कहा भाई फिर तो ईद है, ईद के मौके पे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? उन्होंने मेरे सामने सायरा जी को बुलाया और कहा कि भाई ये बच्चा है, दिल्ली से है और ईद का दिन है, इसे सिवई वहीं तो खिलाओ। बहरहाल मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं उस वक्त कुछ वक्फे के लिए उनका मेहमान बन सका और उनके घर की बनी हुई सिवई जो सायरा जी ने मेरे हाथ में दी मैं खा सका। ये मेरा इंटरेक्शन उनसे हुआ। और उसके बाद जब प्रीमियर हुआ तो थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा उनसे ज़्यादा हुआ। वो आए, अमिताभ जी नहीं आ पाए, किसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस फंक्शन में क्योंकि फिल्म दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब की थी तो कई पाए के अदाकार मौजूद थे उनको देखने के लिए। उसमें राज कपूर साहब भी थे और हम लोग कुछ देर पहले दिलीप साहब और सायरा बानो आ गए, रामचंद्रन जी भी थे, जीपी सिप्पी साहब, एफसी मेहरा साहब। उनके ऑफिस में चाय वाय कॉफ़ी का इंतज़ाम था, वो सिलसिला चलने लगा और फिर मैं उनको और सायरा जी को ऊपर लेके गया बैल्कनी में उनकी सीट्स पे बैठाने के लिए। वो 5-10 मिनट उसमें बैठे और फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कई बार देख चुका हूँ ये फिल्म रशेस के दौरान, तो मुझे जाना भी कहीं, मैं चलता हूँ। ये कह के वो नीचे आए ऑफिस में, फिर हम लोग बैठे थोड़ा बहुत, फिर उन लोग का चाय पानी वानी का सिलसिला हुआ और मुझसे उनसा इंटरेक्शन हुआ थोड़ा सा मामूली सा। और मुझे अच्छी तरह याद है, शायद मैं उस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं 22 साल या 23 साल का रहा हूँगा। जब सीढ़ी से उतरने लगे और मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने मेरे गाल पे एक प्यार से मोहब्बत से चपत मारी, एक छोटा सा वो लम्स, वो जो मोहब्बत भरा उनका लम्स था, वो जो एहसास है, वो आज भी मुझे गूज बम्स देते हैं। मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ कि उसमें कितनी मोहब्बत शामिल थी। और मैं जब भी उस वक्त को, उस लम्हे को याद करता हूँ तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। उसके बाद मैंने उनसे गुजारिश की क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे इसके बाद भी कभी मिल सकूं? उन्होंने फिर हंसते हुए कहा, अबे बच्चे, जब मर्जी आ, तेरा ही घर है, इसमें क्या हुआ। खैर, आगे तो मौका उनके बावजूद कह देने के मैं ऐसा नहीं कर पाया कि उनके पास जा पाऊँ या उनसे मिल पाऊँ, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी उससे मैं पूरी तरह से मुतासिर हूँ। मैं ही क्या, जो भी उनसे मिला है वो उनसे मुतासिर हुआ है, क्योंकि उनकी नॉलेज सिर्फ अदाकारी और फ़न के हिसाब से नहीं थी। वो किसी भी मौजू पे किसी भी तरह की बात कर सकते थे। मैंने उनका इंटरेक्शन जो और लोगों से, जीपी सिप्पी साहब से, एफसी मेहरा से, रामचंद्रन जी से, इवन सायरा जी के बीच में जो उस एफसी मेहरा शक्ति के दौरान आधे पौन घंटे हम लोग खड़े रहे, उसमें देखा तो मुझे पता लग गया कि ये उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो नॉलेज थी, उसका बहुत बहुत वसी थी। और जहाँ तक अदाकारी का ताल्लुक़ है, वो अकेले एक ऐसे बेमिसाल अदाकार थे जिन्होंने मेथड एक्टिंग को पूरी तरह से अडॉप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की का जो पूरा किताबें थी उसको उन्होंने हकीकत में बदला। और ये बहुत बड़ा, मतलब उसके बाद या उससे पहले भी मैं सोचता हूँ या उसके बाद भी मैं सोचता हूँ, आज तक मैं सोचता हूँ वो उस तरह की अदाकारी कोई नहीं कर पाया और मैं समझता हूँ कि कोई कर भी नहीं पाएगा। मैं बस खुदा से यही दुआ करता हूँ कि मरहूम को जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं आप सबसे भी दुआ करता हूँ कि सब एक बार उनके लिए दुआ करें, सूरह फातिहा पढ़ें और ये दुआ करें कि वो जहाँ भी हों चैन से हों, सुकून से हों, खुशी से रहें। खुदा हाफिज़।